बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने पिछले लेक्चर में देखा हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और तकरीबन बड़ी डिटेल में ही हमने बात कर ली थी। ज़रा ज़रूरी कुछ कॉन्सेप्ट थे तो मैंने कहा चलिए आपके ज़रा अच्छी तरह बातें ज़हन नशीन हो जाएं। आगे जल्दी से बढ़ते हैं। ये भी जो बेसिक फ़ीचर्स ऑफ SHM हैं, बुनियादी खसूसियात, बुनियादी खदोखाल, ये असल में एक लिस्ट है बच्चों उन चीज़ों की। ये कोई 7 चीज़ें हैं, 1 2 3 करके और आगे 4 और 5 6 और ये 7 जो कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं पेपर में आया, कभी ना आएगा ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये 7 चीज़ें वो हैं कि जो आपको बेसिकली पता होंगी तो फिर अगले टॉपिक्स समझ आएंगे, वरना चीज़ों का नहीं पता चलेगा। और इनसे अब मैट्रिक से भी तकरीबन वाकिफ़ हैं, कोई एक आध चीज़ वो है जो मैट्रिक में नहीं है, वरना वाकिफ़ ही हैं ऑलमोस्ट। तो क्या कुछ है जी। पहला तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो तो पिछले ही लेक्चर में ही हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। लम्हाती डिस्प्लेसमेंट, किसी भी लम्हे का डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। किसी भी लम्हे मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस है। और अगली बात कि इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई एक्स, इसको एक्स से आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं। जब कभी डायरेक्शन का भी साथ हवाला देना हो तो एक्स वेक्टर, वरना जस्ट उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो एक्स कहते हैं उसको। अगली बात जो नंबर 2 है, वेव फॉर्म ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म क्या होती है। तो वेव फॉर्म ऑफ SHM जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, पहले तो ये कि होती क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय वेव फॉर्म ऑफ SHM। तो लिखा जी, वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM विद टाइम इज़ नोन एज वेव फॉर्म ऑफ SHM। डिस्प्लेसमेंट की टाइम के लिहाज से वेरिएशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है ये अभी डिफाइन भी किया और पिछले लेक्चर में भी इसकी सारी वजाहत मौजूद है। टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का आपस का ग्राफ खींचें तो वो जो ग्राफ की शेप आती है उसे कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ SHM। और वो किस तरह की होती है? कहता है वेव फॉर्म ऑफ SHM इज ए साइन कर्व। साइन कर्व, अब ये साइन कर्व क्या होती है, थोड़ा सा आपका यहाँ मैं टाइम लगवाना चाहता हूँ। यहाँ ये जो बात करने लगे हैं ये डायरेक्ट कभी खुद वैसे तो पेपर में नहीं, मैंने पहले भी बताया आने वाली, लेकिन ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको अच्छे आते होंगे तो ये बेस आपकी अच्छी बनेगी, कॉन्सेप्ट होंगे तभी, वरना तो ऊपर ऊपर से रट्टा मारना पड़ेगा। हम थोड़ी सी ज़रा ये बातों की वजाहत करने लगे। ये बच्चों देखिएगा, मैं जल्दी से एक टेबल यहाँ पर बनाने लगा हूँ, थीटा की वैल्यूज़ और साइन थीटा की वैल्यूज़, और ऐसे ही थोड़ी देर बाद फिर नीचे कंपैरिजन के लिए चलिए कॉस थीटा की भी हम इसी तरह से थीटा और उसका कॉस थीटा। तो बच्चों जब 0 डिग्री होता है तो साइन 0 भी 0 ही होता है। थीटा 90 हो तो आपको पता साइन 91 होता है। थीटा हो जाए 180 डिग्री तो साइन 180 0 होता है। और थीटा हो जाए 270 डिग्री तो बच्चों -1 होता है साइन थीटा। और थीटा हो जाए 360 डिग्री तो साइन 360 डिग्री भी 0 होता है। ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, अब इनको ग्राफिकली अगर दिखाना चाहें, ग्राफ खींचें इनका, अलॉन्ग एक्स एक्सिस थीटा ले लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस साइन थीटा की वैल्यूज़ ले ली, और साइन थीटा की वैल्यूज़ जब हमने चेक की 0 1 0 -1 0, यानी 0 पॉइंट तो ये है, ऊपर कहीं मैंने यहाँ लिख दिया +1 और नीचे उतने ही फासले पर कहीं लिख दिया -1। तो 1 और -1 के इन बिटवीन ही रहती हैं साइन थीटा की वैल्यू। ये आप कभी पहले भी जानते हैं, पिछले कई चैप्टरों में बार बार जिक्र आया था कि साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू +1 होती है, इससे ऊपर नहीं जाती। जो मर्जी एंगल पुट करके देख लें, 1 से ऊपर नहीं आएगा साइन थीटा, आपको पता है, बड़ी दफ़ा ये बात आपको याद होगा, क्लासों में हमने की हुई है। अच्छा, थीटा की भी मुख्तलिफ वैल्यूज़, यहाँ पे ये 0 वैल्यू है इस जगह, थीटा भी इस जगह 0, साइन थीटा भी 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री, और उतने ही फासले पर यहाँ पे मैंने लिख दिया 180 डिग्री, और यहाँ पे जनाब 270, और यहाँ पे जी 360 डिग्री। अब सिर्फ ये करना, ग्राफ जब भी खींचते हैं तो क्या करते हैं, ये जो टेबल बनाया इनकी वैल्यूज़ को आपस में मिला के पॉइंट्स हमने यहाँ पर दिखाने हैं। तो जब थीटा 0 तो साइन थीटा भी 0, पहला पॉइंट ये है जहाँ थीटा भी 0 साइन थीटा भी 0 इस जगह पे। दूसरा 90 डिग्री पे साइन थीटा है 1, 90 डिग्री और उधर से 1 मिला दिए, ये वाला अगला पॉइंट आया। फिर 180 पे 0, ये है 180 और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0, यही पॉइंट है जी। उसके बाद जी 270 पे -1, 270 इधर से -1 इधर से मिला दिया, जहाँ पॉइंट मिले दोनों तो पॉइंट लगा दिया। इसी तरह 360 पे 0 है और इनको आपस में बच्चों मिला दिया, तो ये बना जी ग्राफ। यही है वेव फॉर्म ऑफ SHM। इस तरह की वेव ये जो दिखाई है, आज ये देख लें, जान लें, आपको आज सिखा रहा हूँ,
आइंदा जब भी अल्लाह ने मौका दिया, कभी भी फर्स्ट ईयर में और इवन सेकंड ईयर में आपको ये बड़ा बहुत जगहों पे आएगा, बहुत जगहों पे सेकंड ईयर में भी बढ़िया आएगा। और यहाँ भी तो खैर इसका जिक्र आ रहा है कि इस तरह की जो भी वेव होती है उसे हम साइन वेव कहते हैं, साइन वेव। और ये भी याद रखिएगा, हर वो क्वांटिटी बच्चों, हर वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ साथ इस तरह वेरी करे, कभी बढ़ती जाए, मैक्सिमम हो, फिर कम होते होते ज़ीरो हो, फिर उल्टी सिमत में नेगेटिव वैल्यूज़ में बढ़ती जाए और मैक्सिमम हो के फिर दोबारा ज़ीरो, फिर बढ़े, फिर ज़ीरो, फिर उल्टी सिमत में बढ़े, फिर ज़ीरो, जो भी इस तरह वेरी करे, हर उस क्वांटिटी को हम कहते हैं साइनोसॉइडल क्वांटिटी, साइन वेव बनाती हुई क्वांटिटी, साइनोसॉइडल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी, अब ये बात याद रखनी है आज के लेक्चर की, ये आपको काम आनी है फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर में बड़ी जगह दफ़ा। तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इस तरह के टाइम के साथ साथ यूँ वेरी हो, कभी मैक्सिमम पॉजिटिव, कभी मैक्सिमम नेगेटिव, कभी ज़ीरो, तो इस तरह वेरी हो, उसे साइनोसॉइडल क्वांटिटी कहते हैं। और वो साइन वेव उसका ग्राफ बनता है, ये बात सीख ली। ऐसे ही जल्दी से मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। थीटा है 0 तो कॉस 0 क्या होता है जी 1, और थीटा है 90 डिग्री, वही एंगल जो उधर दिए थे, तो कॉस 90 आपको पता है 0 होता है। थीटा हो जाए बच्चों 180 डिग्री तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, और 270 डिग्री पे कॉस थीटा फिर से 0 होता है, और 360 डिग्री पे पूरा 1 हो जाता है। जो काम अभी ऊपर यहाँ किया था वैसा ही काम यहाँ करते हैं। नीचे ग्राफ ये, इस दफ़ा कॉस थीटा की वैल्यूज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस लेनी, और उसकी भी +1 और -1 के इन बिटवीन ही है, यहाँ कहीं -1, और ये 0 पॉइंट है, यहाँ थीटा भी 0 होगा इस जगह, और कॉस थीटा भी 0। थीटा की वैल्यूज़ उसी तरह से 90 डिग्री है जी, और 180 है, और डिग्री साथ है, और ये 270 है, और ऐसे ही डिग्री, और ये 360 डिग्री। फिर वही काम जो ऊपर भी किया था, 0 जब थीटा है तो कॉस थीटा है 1। अब ये वो पॉइंट है इस जगह पे, क्योंकि थीटा दाएं तरफ को बढ़ना था, तो ये हम इसी लाइन पे यहाँ रहें, तो इसका मतलब है कॉस थीटा यहाँ 1 है, थीटा यहाँ 0 है। उम्मीद है समझ आ गई ये बात, सिंपल सी। और जब 90 डिग्री का थीटा तो फिर कॉस थीटा है 0, इस जगह पे है जी, थीटा 90 है लेकिन ये कॉस थीटा का लेवल यहाँ 0 है। फिर 180 पे -1, 180 और इधर से -1 मिला दिए। फिर इसी तरह 270 पे 0 है तो ये वाला अगला पॉइंट, फिर 360 पे 1 है पूरा, तो ये वाला पॉइंट, इधर से पूरा 1 और इधर से 360। अब इनको आपस में मिला दें तो बच्चों ये जो ग्राफ बना है ये होता है कोसाइन वेव। और मज़ीद ऐसे ही बार बार अगर कोई चीज़ चक्कर काट रही है तो ये ग्राफ आगे ही आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मतलब बार बार कोई चीज़ जब एंगल उसका लगातार और आगे चलाते जाएं, 360 से भी ज़्यादा एंगल हो सकता है कि एक चीज़ ने एक मुकम्मल चक्कर कवर किया तो 360, 2 फुल रेवोल्यूशन तो 720। ये बात चैप्टर 5 के शुरू में भी थी, 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री, 2 रेवोल्यूशन बराबर 720 डिग्री एंड सो ऑन। तो इसी तरह से फिर ग्राफ भी आगे ही आगे इसी तरह फैलता जाएगा। ऐसे ही साइन वेव भी ऐसे ही हम कह सकते हैं कि आगे ही आगे बढ़ती जाएगी अगर चीज़ लगातार मूव कर रही है, और इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा ये साइकिल। तो ये दोनों वेव्स अगर आप गौर करें तो बाज़ाहिर एक जैसी ही है, एक जैसा ही बिहेवियर है यूँ इस तरह से वेरी होने का, लेकिन फ़र्क बच्चों नोट करना, ये आगे बातें काम आनी है, ये अब आपको याद रहनी चाहिए। आज के लेक्चर की बड़ी ख़ास बातें हैं, ये मैं बहुत टाइम इस पे लगा रहा हूँ आपको ये बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये फिर बाद में यही बातें फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, इस चैप्टर में भी आगे बार बार आपके सामने आनी है आगे ये बातें। तो ये आज की ये बड़ी ख़ास बातें हैं, ये बड़ी नोट करनी है, ये इनको याद कभी रखना है आइंदा हमेशा के लिए। कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो जब कभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे तो मैं कभी आपको हवाला दूंगा कि देखें बच्चों वो जो बात उधर समझाई थी साइन वेव और कॉस वेव की, वो आप अब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये बाहर दोनों वेव्स बराबर एक जैसी हैं, लेकिन बच्चों फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि साइन वेव शुरू होती है मीन पोजीशन से, 0 पॉइंट से, और कोसाइन वेव यानी कॉस थीटा की वेव शुरू होती है एक्सट्रीम पोजीशन से। ये बस स्टार्टिंग पॉइंट का फ़र्क है, बाकी वेव दोनों, बिहेवियर वेव दोनों का सेम है। ये बड़ा ख़ास पॉइंट है, याद रखना है, ये आगे यूज़ होना है। ले जी, ये हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया, साइन वेव कैसी होती है बता दिया। और अब वो कह रहा है कि ये हम बात जो कर रहे थे यहाँ पे, तो वो ये है, ये चीज़ बेसिक फीचर्स ऑफ एसएचएम में दूसरे नंबर पे था, वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम। तो कह रहा है कि एसएचएम की वेव फॉर्म होती है साइन कर्व, और वेव फॉर्म है क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे वेरी हुआ विद टाइम। इस बात को थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, जैसे बुक पे या नोट्स पे दिखाया हुआ है, इसको समझाते हैं कि कैसे एसएचएम की वेव फॉर्म होती है साइन वेव। ये बच्चों मैंने एक जैसे बुक पे दिखाया या नोट्स पे भी देखते हैं, ये एक मैंने कागज़ दिखा दिया, और ये कागज़ असल में एक रोल पर लिपटा हुआ है,
ये कोई रोल है, कागज़ यूँ रोल किया हुआ इस तरह से लिपटा हुआ था, और इसको हम कागज़ को अगर यूँ खींचें तो ये रोल खुलता जाएगा और इधर को कागज़ की स्ट्रिप, कागज़ की पट्टी बाहर को आती जाएगी। अच्छा, अब ये कागज़ यूँ खड़ा कर दिया, समझिए तकरीबन जैसे ये दीवार के साथ, और ऊपर से हमने कहीं छत के साथ एक स्प्रिंग बांध लिया और स्प्रिंग के साथ एक मैस बांध ली है। ये बन गया वर्टिकल स्प्रिंग मैस सिस्टम। और इस स्प्रिंग के साथ बच्चों हमने एक कोई कलम, कोई पेन, कोई पेंसिल वगैरह वो इसके साथ हमने अटैच कर दी है, बांधी हुई है। और वो पेंसिल का, कलम का जो टिप है, जो जैसे ये मार्कर का टिप है, ये छू रहा है कागज़ को। अच्छा, ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल हालत में है, ना फैला हुआ है ना दबा हुआ है, और टिप इसकी जो आपके बॉल पॉइंट की या पेंसिल की वो छू रही है, या मार्कर की वो इसको छू रही है कागज़ को, कागज़ पे नुक्ता एक बनाया हुआ है। अब अगर कागज़ को इधर को मूव करें, मूवमेंट ऑफ द पेपर इस तरफ को हो, इधर को हो, तो पता क्या होगा ये कि एक लाइन आप देखेंगे कागज़ के ऊपर खिंच गई। ये यहाँ से कभी स्टार्ट हुई थी, ये कागज़ पहले इधर था यहाँ, तो जो जो कागज़ चलता गया, याद रहे स्प्रिंग मैस सिस्टम नहीं मूव कर रहा, कागज़ चलता गया तो यूँ टच कर रही थी उसको पेंसिल, तो यूँ लाइन खिंचती गई, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक हो गया। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि ये कागज़ नहीं मूव कर रहा, पहले तो अकेला कागज़ मूव कर रहा था, स्प्रिंग मैस सिस्टम नहीं। अब मैंने स्प्रिंग मैस सिस्टम को फ़र्ज़ कीजिए कागज़ रेस्ट पे है, स्प्रिंग मैस सिस्टम को मैंने यूँ मैस को खींच के नीचे को और छोड़ दिया, वही होगा जो पीछे हमने सीख लिया, ऑसिलेशंस होंगी। तो ये लगातार फ़र्ज़ कीजिए मार्कर ऐसे एडजस्ट किया हुआ है सिस्टम को सारे को कि मार्कर स्प्रिंग की मूवमेंट के दौरान भी छू रहा है, छूता ही रहा कागज़ को। तो भला क्या होगा बच्चों, ये स्प्रिंग मैस सिस्टम ऊपर को और नीचे को जब जाएगा तो क्या होगा, ये जो मार्कर है ये एक लाइन बनाती जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक वर्टिकल लाइन बनती जाएगी बार बार। तो आपने देखा कागज़ अकेला मूव कर रहा है इधर को, तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बननी है। अकेला स्प्रिंग मैस सिस्टम ऊपर नीचे को हो रहा है तो सिर्फ एक वर्टिकल लाइन बननी है। लेकिन अब बच्चों सोचिए कि ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, जिसके साथ हमने बताया कि मार्कर या कोई पेंसिल भी बंधी हुई है और टच कर रही है उसकी टिप कागज़ को, अब आप कांस्टेंट स्पीड से अगर इस कागज़ को लेफ़्ट साइड को खींचते जाएं, मूवमेंट ऑफ द पेपर इधर को हो, मूवमेंट ऑफ पेपर इधर को है, और स्प्रिंग को भी आपने साथ ही हिला दिया, दोनों मोशन इकट्ठी हो गई। ये इधर को कागज़ भी मूव कर रहा है और साथ ही स्प्रिंग मैस सिस्टम भी ऊपर नीचे को मूव कर रहा है। ज़रा तसव्वुर में लाएं क्या होगा ये कि ये जो मार्कर की टिप है कागज़ के इधर को जाने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहती है, लेकिन साथ ही स्प्रिंग ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो उधर को ये मार्कर, कागज़ इधर को जाते हुए मार्कर जो है वो इधर को आना चाह रही थी लेकिन साथ ही ऊपर भी गई, और इधर को आना चाह रही थी लेकिन साथ ही नीचे भी आई, और इधर को आते आते फिर और नीचे गई, और इधर को आते आते फिर और ऊपर गई। बच्चों ये क्या बन गया, यही तो है साइन वेव, अभी बताई थी, अभी दिखाई थी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली साइन वेव के तौर पर दिखा सकते हैं कि वाकई जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम था इसके साथ ये मार्कर बंधा हुआ था, तो मीन पोजीशन से जो फासला है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन पोजीशन से जो फासला है ये सारा मीन लाइन, ये कहलाती है मीन लाइन, मीन पोजीशन, इसके और इर्द गिर्द ऑसिलेशन हुई। तो किसी भी लम्हे कभी मीन पोजीशन से फासला इस स्प्रिंग मैस सिस्टम का थोड़ा सा था, कभी ज़्यादा हुआ, कभी मैक्सिमम हो गया, कभी फिर थोड़ा हुआ, कभी फिर थोड़ा, कभी ज़ीरो हुआ, कभी उल्टी सिमत में फासला बढ़ता गया, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, मीन पोजीशन से फासला, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी हुआ, तो देखा साइन वेव की तरह वेरी हुआ, साइन वेव बनाई इसने, यही है जी वेव फॉर्म ऑफ SHM। ठीक है जी, ये डिटेल जैसे मैंने कहा था आपको कि आपके मौजूदा स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आपके बड़े बेसिक ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जो आगे काम आने हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कल भी बताया था, फिर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो बस यही है कि जी रिज़ल्ट ये हुआ इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर, ये जो फिगर 7.2 है, दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM वेरीज साइनोसाइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो मैंने बताया साइनोसाइडल क्वांटिटी होती है जिसमें यूँ वेरिएशन आए जैसे दिखाई। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ साइनोसाइडल तौर पर वेरी करता है, साइन वेव बनाता है। ले जी, हमने देख लिया बेसिक फीचर्स ऑफ SHM में, एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और फिर वेव फॉर्म ऑफ SHM। अगली बात करने लगे हैं एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होती है आप पहले भी वाकिफ़ हैं, जानते हैं, मैट्रिक वाली ही चीज़ है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के एक तरफ या दूसरी तरफ, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या मतलब, ये मैं उसी वेव को दिखाने लगा हूँ, वही ज़रा यहाँ मैंने थोड़ा बड़ी करके दिखा दी, वही साइन वेव, वही SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म दिखा दी। और यहाँ हम उसी तरह के
पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, जैसे आपकी बुक पे या अभी मैंने नोट्स दिखाए थे उस पे थे। तो ये लाइन बेशक ना भी हो तो कोई नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पॉइंट ए जो है यहाँ पर है और ये पॉइंट बी कह दिया हमने, और इसको जी सी पॉइंट कह दिया, इसको डी पॉइंट कह दिया, ये ई है, ये पॉइंट एफ है, और इसी तरह से ये पॉइंट कैपिटल जी कह दिया। अब इस पूरी वेव फॉर्म में मैं एक चीज़ तो ये लिखता हूँ कि मीन लेवल कौन सा है यहाँ पे, तो वो बच्चों है ए सी ई जी। ए सी ई जी, दिस लाइन इज़ कॉल्ड मीन लेवल फॉर एनी वेव फॉर्म, फॉर दिस वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म का ये मीन लेवल है, सेंट्रल, इसके इर्द गिर्द ऑसिलेशन होनी है। ठीक हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो मीन पोजीशन से या मीन लेवल से वाइब्रेटिंग बॉडी का किसी भी लम्हे का जो फासला होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम फासला एम्पलीट्यूड है। अब मैक्सिमम फासला इधर भी, ये देखिएगा ज़रा, ये वाला जो फासला है, ये पॉइंट कैपिटल बी से स्मॉल बी तक, स्मॉल बी तक ये वाला फासला, या कहिए कैपिटल डी से स्मॉल डी तक ये वाला फासला, या कहिए कैपिटल एफ से स्मॉल एफ तक ये वाला फासला, यही एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम फासला है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम, मीन पोजीशन से मैक्सिमम, यही है एम्पलीट्यूड। चुनाचे मैं अब लिखता हूँ बी बी लेंथ, या कहिए डी डी लेंथ, या कहिए एफ एफ लेंथ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, कैपिटल डी स्मॉल डी आपको नजर आ रही है, इज इक्वल टू एक्स मैक्स। यही है मीन पोजीशन से उधर या इधर मैक्सिमम फासला वाइब्रेटिंग बॉडी का, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बच्चों हम एक्स नॉट से आइंदा ज़ाहिर किया करेंगे, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। यही है बच्चों एम्पलीट्यूड। यही वाला फासला एम्पलीट्यूड है। यानी आइंदा याद रहे, एम्पलीट्यूड का मतलब होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच वी रिप्रेजेंट बाय एक्स नॉट। ये एक छोटी सी चीज़ याद रहे। ठीक हो गया जी, यही कुछ लिखा है, नोट्स पे भी देख लीजिएगा, यही आपके सामने है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं पढ़ दूँ, आप खुद ही पढ़िएगा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। 3 हमें फीचर्स हमने डिस्कस कर लिया एसएचएम के। चौथा फीचर एसएचएम का वो है बच्चों वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, तो हमने पीछे कहीं रेवोल्यूशन डिफाइन किया था चैप्टर 5 के कहीं शुरू में ही, याद करें, मैं बोलूँगा तो उम्मीद आपको याद आ जाएगा, या नोट्स पे भी आपके पास मौजूद है, देख सकते हैं। रेवोल्यूशन बच्चों चैप्टर 5 का हमने डिस्कस किया था, डिफाइन किया था, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। रोटेटिंग बॉडी, वो घूमती हुई बॉडी थी, वहाँ चैप्टर 5 था सर्कुलर मोशन का। अब है ऑसिलेशंस। 1 वाइब्रेशन क्या है, वही डेफिनेशन, लेकिन रोटेटिंग की बजाय ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडी कह देंगे। तो क्या लिखा है जी, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और क्या होती है 1 वाइब्रेशन, उसकी ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं, मैं जल्दी से यहाँ दिखा दूँ, समझा दूँ कि मसलन ये वही जो अभी थोड़ी देर पहले पीछे कहीं या पिछले लेक्चर में आपने देखे थे कि ये मीन पोजीशन ओ है फ़र्ज़ कीजिए, और ये उस वाइब्रेटिंग जिस बॉडी ने वाइब्रेट करना उसकी ए है, एक एक्सट्रीम, और ये चलिए दूसरी तरफ उतने ही फासले पर ए डैश दूसरी एक्सट्रीम। तो फिर एक बॉडी कहीं इस जगह से शुरू हुई मीन पोजीशन से, और इधर गई, और फिर इधर गई, और फिर बच्चों इधर आई, तो ये जो उसने जितनी मोशन उसने की है, ये पूरी मोशन 1 वाइब्रेशन कहलाती है। ये हुई है 1 वाइब्रेशन। ये है राउंड ट्रिप, जहाँ से चली थी मीन पोजीशन से, इधर जाके फिर वही वापस आई, ये भी 1 वाइब्रेशन है, या फिर ये भी 1 वाइब्रेशन है बच्चों, ये भी 1 वाइब्रेशन है। इधर इस एक्सट्रीम से जाके दूसरी को टच करके वापस इसी एक्सट्रीम पर आई, ये है राउंड ट्रिप, जहाँ से चली थी वहीं वापस, ये भी 1 वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और वापस उधर ही आ गई, तो ये भी 1 वाइब्रेशन ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मीन पोजीशन टू मीन पोजीशन ही वापस आए, या एक एक्सट्रीम से दूसरी उसी एक्सट्रीम तक, या उधर से इधर उसी तक आए, कहीं से भी शुरू फ़र्ज़ कर लेते हैं बॉडी ने, कहीं से भी हमने उसको मोशन देखनी शुरू की बॉडी की, तो यहाँ से लेके इधर जाके फिर उसी लेवल पर उसी जगह पर, तो ये भी 1 वाइब्रेशन है। ये भी हमारे देखते देखते मुकम्मल हो गई 1 वाइब्रेशन। इन चारों पॉसिबिलिटीज़ से हमें कुछ सबक क्या मिले कि कब हुआ करती है 1 वाइब्रेशन, जब बच्चों 3 शर्तें पूरी हो जाएं। जब ये 3 शर्तें पूरी होंगी तो कहेंगे 1 वाइब्रेशन मुकम्मल हुई। कौन कौन सी? पहली क्या है, द बॉडी मस्ट हैव कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, जहाँ से चली थी वहीं वापस आई हो,
और ये चारों केसेस में यही हुआ, ठीक हो गया। या और क्या है, या नहीं एंड बल्कि, तो एंड और क्या हुआ होना चाहिए, इट मस्ट हैव टच्ड द मीन पोजीशन एट लीस्ट ट्वाइस। वो जो बॉडी है उसको कम से कम 2 दफ़ा मीन पोजीशन को ज़रूर उसने टच किया हो। मसलन पहली एग्जांपल में देखें तो स्टार्ट भी मीन पोजीशन से किया, फिर मीन पोजीशन से गुजरी, वापस फिर मीन पोजीशन पे आई, तो यहाँ तो 3 दफ़ा टच किया पूरी मोशन के दौरान। हम 3 दफ़ा की पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, 2 दफ़ा हम पाबंदी ये लगा रहे हैं कि एटलीस्ट की, कि एटलीस्ट ट्वाइस, हाँ 2 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 दफ़ा। तो आपने देखा इन चारों में ही ये बात पूरी हो रही है। ज़रा गौर कर लें, देख लें, इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में बॉडी ने कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर छुआ है मीन पोजीशन को, देख ले, गौर कर ले। और तीसरा क्या शर्त है, तब होगी वन वाइब्रेशन, कि इट मस्ट हैव टच्ड ईच ऑफ द एक्सट्रीम्स एट लीस्ट वंस। फिर से देखें चारों को, ईच, दोनों एक्सट्रीम्स, दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों को टच किया हो, उसको भी कम से कम एक दफ़ा। अब इन चारों में देखें यही हुआ, कम से कम एक दफ़ा, एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक दफ़ा ज़रूर हर एक्सट्रीम को टच किया। ये 3 शर्तें बच्चों बेया के वक्त पूरी होंगी तो ही कहलाएगी वन वाइब्रेशन, वरना नहीं। ये तीनों की तीनों पूरी होंगी तो वन वाइब्रेशन है। चारों पॉसिबिलिटीज़ की दी हैं, यही कुछ यहाँ लिखा है। आगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया। टाइम पीरियड की बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, अगर तो रोटेटिंग बॉडी है तो टाइम रिक्वायर्ड बाई ए रोटेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कहेंगे टाइम पीरियड। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी है तो कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, आप इसको सही करके लिख लीजिएगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। पिछले चैप्टर 5 के अभी 3-4 दिन पहले जो लेक्चर्स लिए थे उनमें ये बातें हमने कर ली हुई हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको मैट्रिक से ही पता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, तो उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ से ज़ाहिर करते हैं। और उसकी यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड या हर्ट्स भी कहते हैं, HERTZ, हर्ट्स। तो ये सारी बातें मैट्रिक वाली। और ये एक बॉक्स में हमने एक छोटा सा प्रूफ दिया है जो कभी चैप्टर 5 में भी कहीं मौजूद था, इसी तरह बॉक्स सा बना हुआ था। 3-4 लेक्चर पीछे जाएँ, चैप्टर 5 के एंड वाले 2 लेक्चर जो है उनमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी प्रूफ दिया है। ये प्रूफ आपसे कभी पूछा नहीं जाता, तो कभी देखा नहीं है FSC में आए, वैसे मैंने एहतियातन फिर भी दे दिया 2-3 लाइनों का, आप देख भी लीजिएगा, कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं है तो सही सामने, देखना हो तो देख लीजिएगा। वैसे बस आपने ये याद रखना है प्रूफ किस चीज़ का, कि या तो T होता है 1/f या F होता है 1/t, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका छोटा सा प्रूफ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो मैं इसकी टाइम नहीं आपका ज़ाया करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। 7वां और लास्ट जो फीचर है SHM का आपके नोट्स पर दिया हुआ, वो है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बच्चों कैसे डिफाइन किया, कहा इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एग्जीक्यूटेड बाय ए रोटेटिंग बॉडी पर सेकेंड, एग्जीक्यूटेड परफॉर्म्ड। तो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में बॉडी परफॉर्म कर रही है कोई घूमती हुई बॉडी, उसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं उसको। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, कुछ याद आया हो, कुछ अगर याद आया हो तो चैप्टर 5 के बिल्कुल शुरू में ही हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, तो उसको भी कहा था कि उसकी वैसे तो SI यूनिट तो उसकी रेडियन पर सेकेंड है, लेकिन रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकती है और डिग्री पर सेकेंड भी हो सकती है। जब एंगुलर वेलोसिटी को वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, पता है, टेस्ट दिए हुए हैं। रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट या डिग्री पर सेकंड में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये यूनिट्स हैं उसकी, इनमें से SI यूनिट रेडियन पर सेकंड है। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी को पर्टिकुलरली रेवोल्यूशन पर सेकंड में बयान किया जाए तो कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेस्ड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिनोटेड बाई ओमेगा। इसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। और आगे फिर एक छोटा सा प्रूफ है, ये आपको अभी 2-3 लेक्चर पीछे जाएं तो आपको चैप्टर 5 के एंड वाले लेक्चरों में दिया भी था कि इफ़ T डिनोट्स द टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, तो फिर ओमेगा होता है 2π/T। कैसे है, क्यों है, तो मैंने बताया कि चैप्टर 5 के जो आखिरी लास्ट वाले से पिछला जो एक्सरसाइज वाला लेक्चर था उससे पिछले में ये आपको मिलेगा। मैं यहाँ आपके 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा नहीं ज़ाया करना चाहता, दोबारा देख लीजिएगा, आपके पास वीडियो है। तो ये तो ओमेगा 2π/T होता है, ये भी फार्मूला हमें कई दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा आगे कहीं। और 1/T क्योंकि F होता है तो इसलिए ओमेगा 2πF भी होता है। तो ये रिलेशन भी हमने कभी याद रखने आइंदा इंशाल्लाह कभी यूज़ होने हैं। ले जी बच्चों, ये 2 लेक्चर्स आज का और इससे पिछला चैप्टर 7 के हमने कोशिश की कि थोड़ा जल्दी भी चलूँ, लेकिन मैंने ख़ास ख्याल ये भी कोशिश की है रखने की कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ज़ाया ना हो, वो आपके हाथ से निकलने ना, कहीं रह ना जाएं, ज़रूरी थे।
ज़रूरी थे, क्योंकि आपने गौर किया हो तो ये सारी टर्म्स, ये चीज़ें हमें ऑसिलेशंस को डिस्कस करते हुए बार बार चाहिए होंगी, तो ये ज़रा अच्छा हो गया कि हमने इनको चलिए काफ़ी हद तक डिटेल में ही सीख लिया है। तो काफ़ी है बच्चों, फिर आज का लेक्चर चलिए ख़त्म करते हैं। अगला इंशाल्लाह प्रॉपर तौर पर वो टॉपिक है हमारा जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस की जो स्टार्ट इधर से होता है एक्चुअली, तो उस वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।